कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे समस्त अभ्यर्थियों का अपने इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, राजस्थान अध्ययन के इस अभ्यास प्रश्न पत्र में भूगोल, राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति एवं ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित 50 प्रश्न शामिल किए गए हैं और प्रश्न पत्र में शामिल प्रश्नों के व्याख्यात्मक तथ्य भी मेरे द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे और जिससे बहुत से आपके अन्य प्रश्न भी तैयार होंगे। और वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है कि आपके 50 में से कुल कितने प्रश्न सही हुए हैं। पहले प्रश्न में दिया है कि जालोर के ढोल नृत्य के बारे में कौन सा कथन असत्य है। यह नृत्य भीनमाल जालोर के सांचलिया संप्रदाय में विवाह के अवसर पर किया जाता है। यह नृत्य पुरुष व महिला दोनों द्वारा किया जाता है। ढोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध नृत्य है। इस नृत्य में कलाकारों के समूह का मुखिया थाकना शैली में ढोल बजाता है। तो इसमें सिर्फ जो सत्य कथन असत्य कथन है वो बताना है। तो असत्य कथन है इसमें विकल्प नंबर 2 में, यह पुरुष और महिला दोनों द्वारा किया जाता है। ये नृत्य है ये महिलाओं के द्वारा, यानी कि सिर्फ पुरुषों के द्वारा होने वाला नृत्य है, इसमें महिला शामिल नहीं होती हैं। तो इसमें 2 नंबर विकल्प है वो गलत है और वही इसका प्रश्न का आंसर है। दूसरे प्रश्न में, वह झील जिसके एक और प्रसिद्ध टोडरोक है, कोलाई झील बीकानेर, उदय सागर झील उदयपुर, नक्की झील माउंट आबू, रासमंद झील रासमंद। ऐसी झील जिसके एक और प्रसिद्ध टोडरोक है, एक टोडरोक नाम की एक चट्टान है, दूसरी तरफ ननरोक नामक चट्टान भी है इस झील के। तो ये झील है नक्की झील माउंट आबू और ये राजस्थान की ऐसी झील है जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। 3 नंबर विकल्प राइट आंसर। फिर तीसरे में है असंगत क्या है। नागफाड़ी अजमेर में लूनी नदी का उद्गम स्थल है। तोरावाटी कांते नदी के पाट को कहते हैं। विलाली सिरावास बैराट जयपुर की फाड़ियां हैं। पश्चिमी राजस्थान में 61.11% मरुस्थल है। सिर्फ असंगत बताना है इसमें। तो पहले तो जो चारों कूट हैं उनको देख लेते हैं। नागफाड़ी अजमेर में लूनी नदी का उद्गम स्थल है, ये सही है और ये कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। दूसरे में दिया है तोरावाटी कांतली नदी के पाट को कहते हैं। सीकर की खंडेला फाड़ियों से जिस नदी का उद्गम होता है वो कांतली नदी है और इसके पाट को है वो तोरावाटी कहते हैं, ये बात भी सही है। बिलाली सिरावास और बैराट ये जयपुर की फाड़ियाँ नहीं हैं, ये अलवर की फाड़ियाँ हैं। और पश्चिमी राजस्थान में 61.11% मरुस्थल है। तो इसमें ये जो गलत दिया हुआ है 61.11% जो मरुस्थल दिया गया पश्चिमी राजस्थान में। पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल का जो क्षेत्रफल है वो 58% है, जबकि संपूर्ण राजस्थान में मरुस्थल का क्षेत्रफल है वो है 61.11%। इसलिए जो कूट हैं वो 3 और 4 इसमें गलत हैं और विकल्प नंबर 4 है वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में चौथे में है, निम्न में से किस परियोजना में राजस्थान में प्रथम बार फव्वारा सिंचाई पद्धति को अनिवार्य रूप से लागू किया गया। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना, सिद्धमुख नहर परियोजना और चंबल नहर परियोजना। तो राजस्थान की एक ऐसी परियोजना जिसमें फव्वारा सिंचाई पद्धति है उसको अनिवार्य रूप से लागू किया गया है, क्योंकि पानी है उसका वेस्टेज ना हो इसलिए फव्वारों के आधार पर सिंचाई है वो की जा सके। तो ऐसी सिंचाई परियोजना है नर्मदा नहर परियोजना, जो बाड़मेर और जालोर में सिंचाई हेतु एक नहर परियोजना है। 5वें में है कि पुंगल जिस पशु की नस्ल है वह है बकरी, भेड़, गाय और ऊंट। तो पुंगल नस्ल है वो है भेड़ की। इसके अलावा मालपुरा, चोकला, मगरा ये भी भेड़ की नस्लें ही होती हैं। 2 नंबर विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। 6 में, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार होली के लगभग 1 पखवाड़ा बाद मनाया जाता है। गुड़ला, अक्षय तृतीया, गणगौर और तीज। होली के 15 दिन बाद में 1 पखवाड़ा बाद में मनाया जाने वाला त्योहार है गणगौर, जो चैत शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। 3 नंबर विकल्प सही उत्तर। 7 में, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। भरतपुर धौलपुर में, भरतपुर अलवर में, अलवर दौसा में, अलवर धौलपुर में। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत राजस्थान में 1987-88 में हुई थी। और ये जो क्षेत्र है ये मेवात क्षेत्र के जो जिले हैं उनमें विकास हेतु एक कार्यक्रम शुरू किया गया है और ये कार्यक्रम शुरू किया गया है भरतपुर और अलवर जिलों में। 2 नंबर विकल्प सही उत्तर। 8 में, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्वाद्य नहीं है। अलगोजा, कामायचा, जंतर और रावण हत्ता। ऐसे वाद्य यंत्र का नाम बताना है जो तार से नहीं बना हो। तो इसमें कामायचा, जंतर और रावण हत्ता है, इनमें तो तार है, तत्वाद्य यंत्र हैं ये तो, जो तार के आधार पर बजाए जाते हैं। और जबकि अलगोजा है ये सुशीर वाद्य यंत्र है, मुंह से बजाए जाने वाला यंत्र है। तो वाद्य यंत्र है और 1 नंबर विकल्प प्रश्न का सही उत्तर होगा। 9 नंबर के सवाल में,
निम्नलिखित में से कौन सा दादू पंथ का उप संप्रदाय नहीं है? खालसा, खाकी, सतनामी, उत्तरादे। तो जो संत दादू दयाल का जो संप्रदाय था उसमें दादू पंथ का जो उप संप्रदाय है, जिनको 5 भागों में के आधार पर बांटा गया है, इनमें से वो कौन सा नहीं है? तो इसमें जो दादू पंथ की जो अन्य शाखाएं हैं, खालसा जो उप संप्रदाय हैं दादू का, उसमें खालसा, खाकी और उत्तरादे ये तो हैं। इसके अलावा ये जो सतनामी है ये इसमें शामिल नहीं है। बाकी खाकी, खालसा, उत्तरादे, नागा और विरक्त, नागा और विरक्त ये 2 शाखाएं दादू पंथ की और भी हैं। तो ये कुल 5 उपशाखाएं इस दादू पंथ की हैं, जबकि 3 नंबर जो विकल्प है सतनामी है वो दादू पंथ की शाखा है, वो नहीं है। 10 नंबर के सवाल में राजस्थान में निम्न में से कौन सी संस्था शीत भंडार गृह, मंडी यार्ड बनाने से संबंध है? नाबार्ड, राज्य सहकारी बैंक, कृषि विपणन बोर्ड, कृषि क्रय विक्रय समितियां। राजस्थान में ऐसी संस्था का नाम बताना है जो शीत भंडार गृह व मंडी यार्ड बनाने से संबंध है, वो है कृषि विपणन बोर्ड। और ये जो कृषि विपणन बोर्ड है ये विकास के लिए, विशेष तौर से जो कृषि है उसके विपणन के विकास को पूर्णतः समर्पित एक बोर्ड है, जो विशेष तौर से जो कोल्ड स्टोरेज गृह हैं जहां पर किसानों के द्वारा जो भी उत्पादित फसलें हैं उन फसलों का जो प्रोडक्ट है, उत्पादन है, उसको शीत भंडार गृहों में सुरक्षित रखा जा सके। उसके बाद में मंडी यार्ड हैं, ऐसी मंडियों का भी स्थापना की गई है जहाँ पर अनाज का क्रय विक्रय हो सके, व्यापारी जिनको खरीद सकें। तो ऐसी एक संस्था बनाई गई है कृषि विपणन बोर्ड, उससे ये संबंध है। 3 नंबर विकल्प प्रश्न का उत्तर होगा। 11 नंबर के सवाल में एक तरफ खनिज दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके क्षेत्र दे रखे हैं। हमारे को जो खनिज हैं उनको उनके क्षेत्रों से मिलान करना है और उसके बाद में सही विकल्प का चयन करना है। तो तांबा है वो खोदरीबा अलवर में प्राप्त होता है, जिप्सम जामसर बीकानेर में प्राप्त होता है, सीसा जस्ता है वो रामपुरा अंगूचा भीलवाड़ा में प्राप्त होता है, और रॉक फॉस्फेट है वो मिलता है झामरकोटड़ा उदयपुर में। तो इसका जो सही विकल्प बनेगा 2-1, 2-1 और 4-3, 2-1, 4-3, 1 नंबर विकल्प है वो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी वर्ष 1948 में, वर्ष 1956 में, वर्ष 1978 में, वर्ष 1991 में। राज्य की पहली औद्योगिक नीति है उसकी घोषणा हुई थी 1978 में, और राज्य में अब तक 6 औद्योगिक नीतियों की घोषणा हो चुकी है। ये पहली औद्योगिक नीति 1978 में बनी थी, और उसके बाद में दूसरी औद्योगिक नीति 1991 में, तीसरी 1994 में, चौथी 1998 में, पांचवीं 2010 में, और छठवीं है वो सन 2015 में राजस्थान की औद्योगिक नीतियां हैं वो बनी हैं। तो इसमें 3 नंबर विकल्प है वो प्रश्न का राइट आंसर होगा। फिर निम्न में से कौन सा जोधपुर राज्य का शासक नहीं था? जोधपुर राज्य का शासक कौन नहीं था ये बताना है। जसवंत सिंह, अजीत सिंह, अनूप सिंह और मोटा राजा उदय सिंह। इसमें जसवंत सिंह, अजीत सिंह और उदय सिंह हैं, ये तो जोधपुर के राजा थे, लेकिन ये अनूप सिंह हैं ये जोधपुर के राजा नहीं थे, ये बीकानेर के राजा हैं वो थे। तो इसमें जो 3 नंबर विकल्प है वो इस प्रश्न का उत्तर है वो होगा। राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? राजस्थान वित्त निगम, रिको, रासिको और जिला उद्योग केंद्र। राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए जो संस्था बनी है वो है रिको। रिको है जिसको इंग्लिश में इस तरह से संक्षेप में लिखते हैं, और इसकी जो फुल फॉर्म है वो है राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, जिसको हिंदी में राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम है वो कहते हैं। ये राजस्थान की ऐसी संस्था है जिसकी स्थापना सन 1969 में हुई थी, और इस संस्था ने राजस्थान के जितने भी जो उद्योग हैं उन उद्योगों को एक तरह से हर प्रकार की सुविधाएं हैं उनकी स्थापना से लेकर उनको वित्तीय आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति सब करने की जिम्मेदारी है वो रिको की है, और ये एक बहुत बड़ी संस्था राजस्थान में उद्योगों के विकास हेतु स्थापित की गई है। उसके बाद में 15 नंबर के सवाल में महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था चेतक, गजराज, मर्दाना और राम प्रसाद।
तो हल्दीघाटी का जो युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को, उस युद्ध में गजराज, गजमुक्त, लूणा, राम प्रसाद, मर्दाना जैसे हाथी हैं वो सम्मिलित थे। लेकिन यहाँ पर नाम पूछा है कि हाथी महाराणा प्रताप का है, वो कौन सा है वो बताना है। तो महाराणा प्रताप का हाथी था राम प्रसाद। और ये जो राम प्रसाद हाथी है, ये हल्दीघाटी के युद्ध में अकबर की सेना है उस लड़ा था, तो अकबर की सेना उसको खूब नुकसान पहुंचाया था। लेकिन अंततः जब युद्ध में इस हाथी को कैप्चरिंग है वो अकबर के सेनापतियों ने कर लिया था, और उसके बाद में इस राम प्रसाद हाथी का अकबर ने नाम है वो पीर प्रसाद कर दिया था। इसके अलावा मर्दाना है वो मान सिंह के हाथी का नाम था, जो हल्दीघाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व कर रहा था। चेतक महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। फिर आगे असंगत तथ्य क्या है? जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है कि इनमें से तथ्य जो कौन सा फैक्ट है वो सही नहीं है। 2011 में राजस्थान का जनघनत्व 200 था। 2011 में राजस्थान का लिंगानुपात 928। 2011 में राजस्थान का 0 से 6 वर्ष लिंगानुपात है 898 है। 2011 में राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर 21.31% है। तो इसमें असंगत तथ्य है वो बताना है। तो राजस्थान का जनघनत्व है वो 200 था, ये सही है। 2011 में राजस्थान का लिंगानुपात है वो 928 है, ये भी सही है। राजस्थान में 2011 में राजस्थान का 0 से 6 वर्ष तक का जो लिंगानुपात है वो 898 नहीं था, ये 888 था, ये सही है। जबकि जो 4 नंबर विकल्प है वो 2011 में राजस्थान की दशकीय वृद्धि है दर है वो 21.31% है, ये भी सही है। तो कूट नंबर 3 है वो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 17 में नीमच छावनी का नेतृत्व किसने किया था? 1857 की क्रांति के संदर्भ में बताना है। जयदयाल, कुशाल सिंह चापावत, हीरा सिंह, पंचम सिंह। तो नीमच छावनी है, तो राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत 28 मई 1857 को हुआ था। उसके बाद में दूसरी जगह पर अगर कहीं पर क्रांति छिड़ी थी तो वो नीमच में छिड़ी थी, जहाँ पर 3 जून 1857 को ये नीमच छावनी है, ये मध्य प्रदेश में स्थित थी। और इस छावनी का में 3 जून 1857 को जो नेतृत्व किया था वो हीरा सिंह के नेतृत्व में हुआ था। 18 नंबर के सवाल में निम्नलिखित में से जिलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम है। हमारे को जो भी जिले दिए गए नीचे उनको अवरोही क्रम में सजाना है। डिसेंडिंग ऑर्डर है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, उसके अनुसार सजाना है कि अधिक से कम की ओर बढ़ना है हमारे को, कि किस जिले का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है उसके बाद में कम होते हुए बढ़ना है। तो इसमें उदयपुर, नागौर, टोंक और चित्तौड़गढ़ ये 4 जिले दे रखे हैं और इनके क्षेत्रफल को अवरोही क्रम में सजाना है। तो इसमें जिस विकल्प में अवरोही क्रम सही दिया हुआ है वो है 2 नंबर विकल्प। नागौर है उसका जो क्षेत्रफल है वो 17,718 वर्ग किलोमीटर है, और उदयपुर है उसका क्षेत्रफल 13,430 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद में साथियों हम जैसे चित्तौड़ और टोंक को तो उसके क्षेत्रफल के आकार को के आधार पर देखकर ही बता सकते हैं कि चित्तौड़ बड़ा है और टोंक है वो उससे छोटा है। तो 2 नंबर विकल्प प्रश्न का राइट आंसर होगा। 19 नंबर के सवाल में तलवार बंधाई क्या थी? नए जागीरदार के गद्दीसीनी के समय उत्तराधिकार के रूप में राज्य द्वारा लिया जाने वाला उत्तराधिकार शुल्क, विजय के समय सेनापति को दिया जाने वाला सम्मान, युद्ध पर जाने से पूर्व सैनिक की कुशलता के लिए किया जाने वाला विधान, नवनियुक्त सैनिक को अस्त्र शस्त्र दिया जाना। तलवार बंधाई है वो क्या थी? तो ये चीज़ थी नए जागीरदार की गद्दीसीनी के समय, जब वो गद्दी पर बैठता था तो उत्तराधिकार के रूप में राज्य से द्वारा लिया जाने वाला उत्तराधिकारी शुल्क था, कि नए राजा के बाद में जब दूसरे राजा ने गद्दीसीनी हुआ है या आसन पर विराजमान हुआ है, तो जब वो आसन पर विराजमान हुआ है उसके बदले राज्य से जो कर वसूल किया जाता था वो था उत्तराधिकार शुल्क, और जिसको तलवार बंधाई का नाम है वो भी दिया गया था। 1 नंबर विकल्प राइट आंसर। 20 नंबर के सवाल में भामाशाह को अन्य नाम से भी जाना जाता है। हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सहायता करने में जिस सेनापति का सबसे बड़ा योगदान था वो भामाशाह था, और इस भामाशाह को अन्य नाम से क्या किन किन नामों से जाना जाता है? तो इसको मेवाड़ का कर्ण भी कहते हैं, मेवाड़ का उदारक भी कहते हैं और मेवाड़ का दानवीर भी कहते हैं। इसने हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को उस जमाने में करीब 25 लाख रुपए दिए थे, जिसके कारण वो अगले कई वर्षों तक महाराणा प्रताप है वो कई वर्षों तक अपनी स्थायी सेना है वो रख सका, इतनी बड़ी राशि देने के कारण। 4 नंबर विकल्प है वो प्रश्न का राइट आंसर होगा। उपयुक्त सभी बातें हैं वो भामाशाह के लिए सही हैं। 21 में असंगत क्या है? गलत कथन है वो बताना है। इसमें
एक तरफ उदय सागर, एक तरफ झीलें दे रखी हैं, दूसरी तरफ उनके वर्ष दे रखे हैं। हमारे को असंगत विकल्प है उसका चयन करना है। उदय सागर झील है वो 1559 से 1564 के मध्य बनी। जयसमंद झील ये उदयपुर में स्थित झील है, ये 1687 से 1691 के मध्य बनी। रासमंद झील 1662 से 1667 के मध्य रासमंद में। और आना सागर झील 1153 से 1157 के बीच में अजमेर में बनी थी। तो इनमें से जो असंगत विकल्प है वो है 4 नंबर विकल्प। ये आना सागर झील है ये 1137 में बनी थी, 1137 में बनी थी। और ये जो झील है ये इसको अरणोराज जो आनाजी हैं अजमेर के शासक थे, उन्होंने इस झील का निर्माण करवाया था, इसीलिए 4 नंबर विकल्प है वो इनमें असंगत है। बाकी ऊपर के 1, 2, 3 विकल्प हैं, इनमें जो दिए गई वर्ष हैं जो झीलों के वो उनके सही हैं। 22 में 85% से ऊपर पुरुष साक्षरता वाले जिलों की संख्या। 2011 की जनगणना के अनुसार ये बताना है कि 85% से अधिक ऊपर साक्षरता वाले राजस्थान के कुल कितने जिले हैं। तो ऐसे जिले हैं वो 3, 5, 4 और 2 विकल्पों में दे रखे हैं और उन जिलों की संख्या है 4। तो वो जिले कौन कौन से हैं, जैसे जिले हैं झुंझुनू, कोटा, जयपुर और सीकर। तो झुंझुनू की साक्षरता दर है वो 86.9 सबसे अधिक है, और उसके बाद में कोटा 86.3 के साथ में दूसरे नंबर पर, जयपुर 86.1% के साथ में तीसरे नंबर पर, और सीकर है वो 85.1% के साथ में चौथे नंबर पर। तो ये 4 ही ऐसे ज़िले हैं जिनकी जनसंख्या दर है, जो साक्षरता दर है पुरुषों की वो 85% से अधिक है। 3 नंबर विकल्प सही उत्तर। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को उनके कालक्रमानुसार बताइए। कि अलाउद्दीन खिलजी है, इन्होंने राजस्थान के अलग अलग रियासतों पर जब हमला किया था तो वो उनको वर्षों के अनुसार, उनके कालक्रमानुसार बताना है। चित्तौड़, रणथंभौर, जालौर और सिवाना है, ये 4 स्थान दे रखे हैं। इन पर कब कब अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया था ये बताना है। तो इसमें जो उनकी विजयों का जो सही क्रम है वो होगा 3 नंबर विकल्प। रणथंभौर विजय है, ये रणथंभौर विजय है, ये 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर पर अटैक किया था। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का जो राजा था रतन सिंह, उन पे अटैक हुआ था। और सिवाना का जो शासक था सांतल देव, उस पर 1308 ईस्वी में अटैक हुआ था। और जालोर का शासक कानड़ देव था, उस पर हमला है वो 1311 ईस्वी में हुआ था। तो इसी तरह से इनके वर्षों के अनुसार ही इनका विकल्प है वो बना है। तो 3 नंबर विकल्प सही उत्तर होगा। असंगत तथ्य क्या है? फतीकजी ने 1920 में राजस्थान केसरी का संपादन, फतीकजी ने सन 1921 में राजस्थान सेवासन का कार्य, और फतीकजी ने सन 1922 में नवीन राजस्थान प्रकाशित, और फतीकजी ने सन 1920 में लाठीचार्ज में मृत्यु। तो विजय सिंह फतीक हैं जो बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में जन्मे हुए एक क्रांतिकारी थे। इन क्रांतिकारियों ने अपनी जो भूमिका है अधिकतर वो राजस्थान को बनाया था। और इनके बारे में ये बताना है कि कौन सा कथन है वो गलत है इसमें। तो फतीक जी हैं, उन्होंने 1920 में राजस्थान केसरी का संपादन किया था, एक समाचार पत्र है, उसका प्रकाशन वर्धा से किया था, ये सही है। और फतीक जी ने 1921 में राजस्थान सेवा संघ का कार्य किया था, ये भी सही है। और फतीक जी ने सन 1922 में नवीन राजस्थान समाचार पत्र का प्रकाशन किया था, ये बात भी इसमें सही है। लेकिन जो फतीक जी की मृत्यु है वो सन 1920 में लाठीचार्ज से नहीं, इनकी जो मृत्यु है वो 28 मई 1954 को लू लगने के कारण, गर्म हवाएं हैं वो शरीर को लग जाने के कारण इनकी मृत्यु है वो हो गई थी। तो 4 नंबर विकल्प है वो प्रश्न का उत्तर है वो होगा। आगे 25 नंबर के सवाल में, बादशाह सलामत युद्ध स्थल में आ रहे हैं, हल्दीघाटी युद्ध में किसके खतन थे? मान सिंह, आसफ खां, बुद्धायोनी, मिहत्तर खां। तो बादशाह हैं वो सलामत युद्ध स्थल में आ रहे हैं। हल्दीघाटी का युद्ध जो 1576 को लड़ा गया था, उस युद्ध के बारे में ये बताना है कि ये बात है ये किसने कही थी? मान सिंह, आसफ खां, बुद्धायोनी और मिहत्तर खां ने। इनमें से ये बात है ये मिहत्तर खां ने कही थी। और ये बात तब कही थी जब अकबर का सेनापति था मिहत्तर खां, ये युद्ध में उस समय लड़ रहा था। तो जब हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना ने अकबर की सेना पर जबरदस्त हमला किया था, तो भागती हुई जब अकबर की सेना थी, उस समय इस मिहत्तर खां ने अपनी सेना में ये बात है ये फैला दी थी कि बादशाह सलामत युद्ध स्थल में
आ रहे हैं कि वो स्वयं हैं, अकबर हैं, वो स्वयं युद्ध करने के लिए युद्ध के मैदान में आ रहे हैं, तो भागती हुई सेना है उसका जोश बढ़ाने के लिए ऐसी बात है वो उन्होंने बोली थी, जिसके कारण सेना है वो भागी नहीं बल्कि युद्ध के मैदान में ही डट गई थी। फिर है 4 नंबर विकल्प इसका राइट आंसर होगा। 26 में एक तरफ ग्रंथ दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके लेखकों के नाम दे रखे हैं। राजस्थान की के लेखक हैं, उनके कुछ पुस्तकों के नाम हैं और दूसरी तरफ उनके लेखक हैं, उनको आपस में मिलान करना है। बातारी फुलवारी है, ये जोधपुर के कवि थे, विजय दानदेता, उन्होंने लिखी थी। विसल देव रासो है, ये नरपति नाल है ने रचित की थी। इसमें जो अजमेर का राजा था विसल देव था, उसका इतिहास वृत्तांत है। लीलटास है, वो कन्हैयालाल सेठिया जो सुजानगढ़ चूरू के कवि थे, इन्होंने लीलटास ग्रंथ है उसकी रचना की थी। और पद्मावत है, जिसमें रानी पद्मावती है उनका वर्णन है, ये वर्णन करने वाले थे मलिक मोहम्मद जायसी। तो इसका सही विकल्प बनेगा 2, 1, 3, 4। तो 2 नंबर विकल्प प्रश्न का राइट आंसर होगा। 27 में गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृहत भू आकृति विभाग का भाग है? पूर्वी मैदानी प्रदेश, पश्चिमी शुष्क प्रदेश, हाड़ौती पठार, घग्गर मैदान। गोडवाड़ प्रदेश है वो राजस्थान के किस भूभाग का अंग है, ये हमारे को बताना है इसमें। तो गोडवाड़ प्रदेश है वो पश्चिमी शुष्क प्रदेश का अंग है। 2 नंबर विकल्प सही उत्तर। आगे 28 में है मंगला तेल क्षेत्र जिस जिले में स्थित है वह है। मंगला तेल क्षेत्र है, इसकी खोज सन 2004 में हुई थी। बाड़मेर में केन एनर्जी कंपनी है, उन्होंने बाड़मेर में इस तेल कुएं की खोज की थी, जहाँ से तेल है जो पेट्रोल है उसका उत्पादन है वो यहाँ पर किया जा रहा है सन 2004 से ही। राजस्थान में सर्वाधिक फेल्सपार उत्पादक जिला है भीलवाड़ा, जयपुर, कोटा, अजमेर। तो सबसे अधिक फेल्सपार जो खनिज है उसका उत्पादक जिला है अजमेर। 4 नंबर विकल्प राइट आंसर। फिर निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? डीडवाना, फलोदी, सांबर, कोलायत। खारे पानी की झील जो नहीं है वो है कोलायत। ये बीकानेर में स्थित झील है जो मीठे पानी की झील है। बाकी डीडवाना और सांबर हैं ये नागौर में स्थित झीलें हैं, और सांबर झील का कुछ अंग जयपुर में भी आता है। इसके अलावा फलोदी झील जो जोधपुर में है, ये तीनों झीलें हैं ये खारी पानी की झीलें हैं। बाकी 4 नंबर जो विकल्प कोलायत झील है ये प्रश्न का राइट आंसर होगा। 31 में एक तरफ बांध दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके जिले दे रखे हैं। कौन से बांध कौन से जिलों में अवस्थित हैं ये हमारे को बताना है। तो गागरीन बांध है ये झालावाड़ में है, और गरडाबूंद बांध है ये बूंदी में है। मोरा सागर बांध ये सवाईमाधोपुर में है, और टोकरा बांध है ये है सिरोही में। तो इनका जो सही विकल्प बनेगा 4, 1, 3, 2 ये सही विकल्प होगा। 4 नंबर विकल्प आंसर। फिर राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी योजना वित्तीय समावेशन और महिला सशक्तिकरण से संबंधित है? भामाशाह योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। राजस्थान की एक ऐसी योजना का नाम बताना है जो वित्तीय समावेशन और महिला सशक्तिकरण से संबंधित है, जिसमें महिला है उसको सशक्त बनाया गया है। ऐसी योजना है वो है भामाशाह योजना। 15 अगस्त 2014 को भामाशाह योजना की शुरुआत हुई थी, और इसमें महिला है उसको परिवार का मुखिया बनाया गया है, और महिला के नाम पर ही बैंक में है वो खाता है वो खोला गया है। तो इसमें वित्तीय समावेशन भी हो गया और महिला को सशक्त है वो भी बनाया गया है। तो इसमें भामाशाह योजना आंसर होगा। 33 में निम्नलिखित में से किस लड़ाई में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया था? सारंगपुर की लड़ाई, खातौली की लड़ाई, खानवा की लड़ाई, चंदेरी की लड़ाई। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को जिस लड़ाई में हराया था वो लड़ाई थी खातौली की लड़ाई। ये 1518 में लड़ी गई थी, और इसमें जो इब्राहिम लोदी है उनको हरा दिया गया था। सारंगपुर की लड़ाई है वो 1437 ईस्वी में महाराणा कुंभा व महमूद खिलजी के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। इसके अलावा जो खानवा का युद्ध है वो 17 मार्च 1527 को राणा सांगा और बाबर के मध्य लड़ा गया था। और चंदेरी की लड़ाई है वो चंदेरी का दुर्ग था मध्य प्रदेश में, और इस दुर्ग को प्राप्त करने के उद्देश्य से 1528 में बाबर और मेदिनी राय के मध्य लड़ाई हुई थी। 2 नंबर विकल्प प्रश्न का राइट आंसर। 34 में राजस्थान में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु निम्न में से कौन सी नोडल एजेंसी है? राजस्थान राज्य विद्युत मंडल, राजस्थान गैर पारंपरिक ऊर्जा प्राथमिक लिमिटेड, राजस्थान धारणीय ऊर्जा निगम लिमिटेड, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड।
राजस्थान में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, पहले तो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत ये होते हैं कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास, ये सब के सब जो संसाधन हैं, इनसे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के अंतर्गत आते हैं। तो इनको जो ऊर्जा है उसको उत्पन्न करने के लिए कौन सी एक जो नोडल एजेंसी है वो बनाई गई थी, तो वो बनाई गई है राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। जो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड है ये पहले रेडा है, राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, RADA, राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के नाम से सन 1985 में बनी थी, लेकिन 2002 में इसी कंपनी का नाम है वो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड कर दिया गया था। 4 नंबर विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। 35 में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान दरी निर्माण केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है? टोंक, पुष्कर, जयपुर, उदयपुर। दरी निर्माण हेतु जो प्रसिद्ध केंद्र है वो है टोंक। इसके अलावा जहाँ पर दरियाँ बनती हैं वो सालावास, जोधपुर, टांकला, नागौर और लवाण दौसा में भी दरियों का निर्माण है वो अत्यधिक ज़्यादा मात्रा में होता है। इस प्रश्न का उत्तर है वो 1 नंबर विकल्प होगा। 36 में निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है? स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, इसकी स्थिति दिखाई है उदयपुर में। जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर। तो हमारे को ये बताना है कि इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय है वो कौन से स्थान पर स्थित नहीं है, सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो इसमें स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय है ये उदयपुर में नहीं है, ये बीकानेर में है, इसलिए 1 नंबर विकल्प है वो प्रश्न का उत्तर होगा। 37 में अंग्रेजों के द्वारा मेवाड़ भील कॉर्प्स की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? अंग्रेजों के द्वारा मेवाड़ भील कॉर्प्स की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? सॉरी, ये बताना है 1841 में, 1877 में, 1865 में और 1860 में। तो मेवाड़ भील कोर है, इसकी स्थापना 1841 में अंग्रेजों के द्वारा की गई थी। राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र में अत्यधिक जो आपराधिक गतिविधियां हैं वो बढ़ गई थी और उनको नियंत्रित करने के लिए अंग्रेजों ने मेवाड़ भील कॉर्प्स की स्थापना है वो 1841 में की थी। 1 नंबर विकल्प राइट आंसर। फिर 1857 की क्रांति में 8 अगस्त 1857 को तात्या टोपे ने सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ प्रवेश किया? तात्या टोपे हैं, उन्होंने राजस्थान में 8 अगस्त 1857 को सर्वप्रथम जिस स्थान में प्रवेश किया था उसका नाम बताना है। उदयपुर, झालावाड़, अजमेर, टोंक। तो तात्या टोपे हैं, उन्होंने राजस्थान में 8 अगस्त 1857 को प्रवेश किया था झालावाड़ में। 2 नंबर विकल्प सही उत्तर। 39 में हरा रंग किस शैली में प्रधान रंग रहा है? उदयपुर शैली, जयपुर शैली, बीकानेर शैली और बूंदी शैली। हरा रंग है राजस्थान की जो शैलियाँ हैं चित्रकला की, उनमें से जिस शैली में सबसे प्रधान रहा है वो बताना है, तो वो है उदयपुर शैली में हरा रंग है उसका प्रधान रंग रहा है। 1 नंबर विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। 40 नंबर के सवाल में फौलाद की वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जड़ाई को क्या कहा जाता है? कोपतगिरी, तहनीसा, कुंदन और अमोवा। फौलाद लोहे की जो वस्तुएं होती हैं उन पर सोने के पतले तारों की जड़ाई करना वो कहलाता है कोपतगिरी काम। उस काम को कोपतगिरी के नाम से पुकारा जाता है। 1 नंबर विकल्प सही उत्तर। 41 में राजस्थान के भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति है जिसे कहा जाता है। राजस्थान के जो भित्ति चित्र बनाए गए थे, दीवारों पर जो चित्र बनाए गए थे उनको लंबे टाइम तक सुरक्षित रखा जा सके, इसके लिए एक पद्धति अपनाई गई थी जिसको तैलीय पद्धति भी कहते हैं। उनके द्वारा कुछ ऐसा मेटल है वो तैयार करके उन चित्रों को बनाया जाता था, उकेरा जाता था दीवारों पर ताकि वो चित्र हैं वो बहुत लंबे समय तक बने रहें, तो उस पद्धति को कहा जाता था अरायस। 2 नंबर विकल्प राइट आंसर। 42 नंबर के सवाल में निम्नलिखित में से असंगत को चुनिए। खंडार का किला, गिरिवन दुर्ग, सवाई माधोपुर, तवनगढ़, त्रिभुवनगढ़ भी कहते हैं जिसको, ये गिरिदुर्ग बताया गया है और इसकी स्थिति है वो बयाना भरतपुर में बताई गई है। राजौरगढ़ जिसको नीलकंठ के नाम से भी पुकारते हैं और ये गिरिदुर्ग है कि पहाड़ी पर बना हुआ एक दुर्ग है और इसकी स्थिति है वो बीकानेर में बताई है। बाला किला जो भी एक पहाड़ी दुर्ग है यानी कि गिरी पर पर्वत पर स्थित दुर्ग है और ये अलवर में स्थित बताया गया है। तो हमारे को असंगत बताना है कि कौन सा किला है वो असंगत है। तो इन किलों में जो असंगत है वो राजौरगढ़ नीलकंठ दुर्ग है वो बीकानेर में नहीं, ये अलवर में स्थित दुर्ग है। तो 3 नंबर जो विकल्प है वो प्रश्न का उत्तर होगा। बाकी सभी जो किले हैं 1, 2, 4 में दिए हुए विकल्प हैं वो सब के सब सही है। 43 में निम्नलिखित में से किस स्थान से महाराजा अनूप सिंह मुगल शैली के उस्ता चित्रकारों को बीकानेर लाए? महाराजा अनूप सिंह जो बीकानेर के थे, ये जो कलाकार थे उस्ता शैली के जो चित्रकार थे उनको कहाँ से लेकर आए थे? फारस, लाहौर, मिस्र, बंगाल।
तो ये लेकर आए थे लाहौर पाकिस्तान से इन कलाकारों को। 2 नंबर विकल्प सही उत्तर। 44 में निम्न में से कौन सा युगमय संगत है? विश्नोई संप्रदाय मुकाम, चरणदासी संप्रदाय सिंहतल, लालदासी संप्रदाय धौलीधूब गांव और निरंजनी संप्रदाय गाडा। असंगत ही कथन है वो बताना है। विश्नोई संप्रदाय है वो मुकाम बीकानेर से है, ये सही है। चरणदासी संप्रदाय है ये सिंहतल बीकानेर में नहीं है। चरणदासी संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो दिल्ली में है। सिंहतल में जो बीकानेर में स्थित स्थान है यहाँ पर राम सनेही संप्रदाय की पीठ है। लालदासी संप्रदाय की जो पीठ है वो धौलीधूब गांव अलवर में है, ये सही है। और निरंजनी संप्रदाय की जो पीठ है वो गाडा डीडवाना नागौर में है, ये भी सही है। तो 2 नंबर विकल्प है वो प्रश्न का राइट आंसर होगा। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली जितने भी जो वीडियो हैं अलग अलग विषयों के, उनके नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिल सकें। उसके बाद में आगे का सवाल 45 में है कि स्वतंत्रता सेनानी, और एक तरफ स्वतंत्रता सेनानी है दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके उपनाम दे रखे हैं। हमारे को स्वतंत्रता सेनानियों को उपनामों से मिलान करना है। इसमें गोकुल भाई भट्ट, दुर्गाराम चौधरी, जयनारायण व्यास, हरिभाऊ उपाध्याय और मोतीलाल तेजावत नाम दे रखा है। दूसरी तरफ उनके उपनाम है राजस्थान का गांधी, दास साहब, लोकनायक, शेरे राजस्थान, कप्तान और बाऊजी। तो गोकुल भाई भट्ट है, उनको राजस्थान का गांधी कहा जाता है, ये सही है। दुर्गाराम चौधरी हैं, इनको कप्तान कहा जाता है, कप्तान के उपनाम से संबोधित किया जाता है। जयनारायण व्यास है, ये लोकनायक और शेरे राजस्थान थे। और दास साहब हैं, ये हरिभाऊ उपाध्याय को कहा जाता है। और बावजी है, ये मोतीलाल तेजावत को कहा जाता था। तो इसमें ADCBE ये विकल्प सही होंगे, ये पुट सही होंगे। और इसमें विकल्प नंबर 2 है वो प्रश्न का राइट आंसर होगा। 46 नंबर के सवाल में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम था? ख्वाजा उस्मान, मोहम्मद करीम, ख्वाजा बदरुद्दीन और इनमें से कोई नहीं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं जिनकी दरगाह अजमेर में स्थित है, और इनके गुरु का नाम है वो ख्वाजा उस्मान था। 1 नंबर विकल्प सही उत्तर। इसके बाद में 47 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किस दुर्ग का नाम है, यहाँ पर ये मिसप्रिंट हो गया, सॉरी, खैराबाद रखा गया है। तो जालोर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, सिवाना दुर्ग और रणथंभौर दुर्ग। तो अलाउद्दीन खिलजी हैं, उन्होंने जिस दुर्ग का नाम खैराबाद रखा था वो था सिवाना का दुर्ग। 1308 ईस्वी में बाड़मेर के इस किले पर जब अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था, तो यहाँ के जो शासक थे सांतल देव, उनको हराकर इस दुर्ग पर कब्जा कर लिया था। और इस किले का नाम है वो उन्होंने बाद में सिवाना दुर्ग से खैराबाद कर दिया था। उसके बाद में 48 नंबर के सवाल में किसने लाछा गुजरी की गायें मेर के मेढ़ाओं से छुड़वाने में अपने जीवन की आहुति दी थी? तेजाजी, गोगाजी, पापूजी और देवनारायण जी। लाछा गुजरी की गायें हैं वो मेर के मेढ़ाओं से छुड़ाने में जिस व्यक्ति ने अपने जीवन की आहुति दी वो थे तेजाजी। 1 नंबर विकल्प है वो इस प्रश्न का उत्तर होगा। 49 में राज्य में बेंटोनाइट खनिज का सर्वाधिक उत्पादन किन जिलों में होता है? बेंटोनाइट जो खनिज है उसका उत्पादन किन जिलों में होता है वो ये बताना है। जयपुर, दौसा, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, नागौर, झुंझुनू। तो बेंटोनाइट खनिज है उसका उत्पादन है वो बाड़मेर, जैसलमेर में होता है। ये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 2 नंबर विकल्प राइट आंसर। अंतिम 50 नंबर के सवाल में राजस्थान के निर्माण के समय राष्ट्रवादी पत्रों में सेनानी अखबार निकलता था। राजस्थान के निर्माण के समय राष्ट्रवादी पत्रों में सेनानी अखबार है वो कहाँ से निकलता था, किस जिले से, ये बताना है। बीकानेर, सिरोही, जयपुर, उदयपुर। तो सेनानी अखबार है वो निकलता था बीकानेर से। 1 नंबर विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। तो साथियों इस तरह से ये आपके 50% हो चुके हैं। ये 50% ही नहीं है साथियों, इसमें अगर व्याख्यात्मक बिंदु जो मैंने साथ में प्रस्तुत किए हैं तो इसके और भी कई प्रश्न बनते हैं। तो आप एक बार वीडियो को फिर से स्टार्ट करके ज़रूर देखें ताकि आपके अन्य प्रश्न भी तैयार हों। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले जितने भी जो वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि अलग अलग विषयों के जो स्तरीय प्रश्नों के वीडियो है वो आपके समक्ष प्रस्तुत किए जाएँ। तो ऐसे ही एक वीडियो के साथ में प्रस्तुत बहुत जल्द होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।